आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मई जून 2022 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 1 कैश बुक का सवाल 3 कॉलम कैश बुक। शुरू करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग का बेसिक सवाल है। शुरू करते हैं और उसको खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, सवाल क्या कह रहा है कि पीटर इज अ ट्रेडर, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2022। पीटर एक ट्रेडर है, याद रखना। पीटर जो बंदा है, ये जो सवाल में जो बंदा लिखा है ना वो हम है। ये क्यों कहा है? क्योंकि पीछे इसके पीछे एक वजह है। तो पीटर हम लोग हैं, हम एक ट्रेडर हैं। हमने कुछ ट्रांजैक्शंस की जो अप्रैल 2022 में हुई थी। आ जाए भाई, ट्रांजैक्शंस क्या है? सबसे पहली ट्रांजैक्शंस है अप्रैल नंबर 2, कैश सेल्स 410 वर पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। ये मतलब ये सारी ट्रांजैक्शंस है। हम आते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कह रही है कि भाई कैश बुक बनाओ ऑन द पेज ऑपोजिट, और ये कैश बुक 3 कॉलम की कैश बुक है। इसका मतलब डिस्काउंट भी होगा, कैश भी होगा, बैंक भी होगा। आते हैं भाई, पहली एंट्री को उठाएंगे फिट करेंगे, दूसरी एंट्री को उठाएंगे फिट करेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आ जाए भाई, कैश सेल्स 410 वर पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। आपने सेल्स की, जब आप ऑब्वियसली बात है सेल्स करोगे तो सेल हो जाएंगे क्रेडिट, कॉन्सेप्ट समझेगा। और जब कैश पे करोगे तो कैश हो जाएगा डेबिट। मगर ये जो कैश आया ना, ये वाला कैश, ये डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये कैश आया, पैसा आया डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो याद रखना, बैंक आपका बढ़ा, कैश तो आया डायरेक्ट, वो कैश डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाल दिया तो बैंक बढ़ा। तो याद रखना, जब बैंक बढ़ेगा तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है सर, ये आएगा रिसीट साइड में कैश बुक की। और कैश बुक की रिसीट साइड होती है ये वाली, जो डेबिट साइड होती है, और वो होती है पेमेंट साइड। तो यानी कि यहाँ पर जो पहली चीज आएगी वो आएगी सेल्स। अब ये सेल्स में डिस्काउंट तो कुछ है ही नहीं। क्या ये कैश में आएगा, बैंक में आएगा? सर ऑब्वियसली बात है बैंक में आएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बैंक कर दिया वो अमाउंट, और अमाउंट है 410 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पर ये एंट्री को फिल कर दिया, और ये अप्रैल 2 की डेट। चले आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरी चीज, तीसरी एंट्री बोली अप्रैल 3 को हमने किया पेड 798 टू राहत बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट 840। याद रखना क्या लिखा हुआ है, पेड, यानी कि सर ये पेमेंट है। हमने राहत भाई को चेक दिया 798 का इन अ फुल सेटलमेंट ऑफ 840। हमें उसको देना था 840 रुपीज का चेक, यानी कि वो राहत भाई हमसे 840 मांगता था, हमने 798 पैसे दे दिए उसको। तो याद रखना 840 मांगता था, हमने दिए 798, तो इसका मतलब हमें कुछ डिस्काउंट मिला होगा, हमें कुछ डिस्काउंट मिला होगा। चलें भाई ये कैलकुलेट करते हैं। तो 840 में से 798 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42, यानी कि 42 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, और ये डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड होगा आपकी पेमेंट साइड पे। तो आप याद रखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे राहत, राहत ने हमें डिस्काउंट दिया 42 का, और हमने इसको पेमेंट दे दी थ्रू कैश दिए, बैंक दिए, बाय चेक। ये देख लें भाई, बाय चेक। तो हमने पैसे दे दिए इसको 798 के पैसे दे दिए, सिंपल सी बात हो गई। और ये डेट थी अप्रैल 3 की, ये अप्रैल, एक काम करता हूँ यहीं लिख देता हूँ। वैसे तो अप्रैल का तारीख चल रही, तो ये मैंने अप्रैल 3 राहत 42 798। अब आते हैं आगे वाली एंट्री पे। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, कैश बुक में वो सारी चीजें आती हैं, वो सारी पेमेंट्स या रिसीट्स जो या तो कैश की हो या तो बैंक के थ्रू हो। सिर्फ ये दो चीज आती हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है। आते हैं आगे बढ़ते सवाल की तरफ। अच्छा सवाल क्या बोल रहा है भाई, अब एंट्री नंबर 8, पेड 42 कैश फॉर मोटर व्हीकल रिपेयर। पेमेंट ये पे किया है तो ऑब्वियस बात है सर पेमेंट है। 42 रुपए कैश दिए फॉर मोटर व्हीकल रिपेयर, पेमेंट साइड में आ जाएगा, बिना सोचे समझे पेमेंट साइड में आ जाएगा। पेमेंट साइड में आ जाएगा मोटर एक्सपेंसेस, 8 तारीख है, और कैश हमने पे किया है, कितना कैश पे किया है, 42 रुपीज़ का। बाकी डिस्काउंट वगैरह और बाकी बैंक वगैरह की कोई एंट्री नहीं है। आते हैं भाई, अप्रैल 2 की एंट्री हो गई, 3 की हो गई, 8 की हो गई, 15 बात है। और से देखिएगा, अभी जो चीज़ बताइए वही चीज़ यहाँ पर आएगी। परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 320 ऑन क्रेडिट सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम राहत। सवाल बोल रहा है भाई परचेज किया गुड्स, 320 रुपये का लिस्ट प्राइस थी, उसने 10% हमें डिस्काउंट दे दिया। मैंने अभी बताया कि भाई कैश बुक में वो सारी चीजें आती हैं जिसका ताल्लुक या तो कैश से हो, या तो आपने पेमेंट की है कैश में, या तो रिसीव की है, वाइस वर्सा बैंक में। यहाँ पर ना तो कैश का जिक्र है ना तो बैंक का जिक्र है, तो इसका मतलब यहाँ पर जिक्र जो है वो परचेजेस का है। तो इसका अकाउंट, इसका जो ताल्लुक है वो यहाँ से नहीं है कैश बुक से, इसका ताल्लुक परचेज डे बुक, परचेज लेजर वगैरह से। तो इसका ताल्लुक परचेजेस, ये सारी चीजें जो है, ये परचेजेस वाली सारी चीजें परचेज डे बुक में आती हैं, उसकी अपनी रिस्पेक्टेड प्लेस में आएगी। तो यहाँ पर उसकी औकात नहीं है, यहाँ पर उसकी जगह नहीं है, कैश बुक के दिल में इसकी कोई जगह नहीं है। तो मैंने ये एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करना है। अक्सर बच्चे करते हैं, ये मैंने क्लास सवाल में भी करवाया। तो हमारे एक बच्चे ने यही गलती कर दी थी कि ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी थी, मगर ये मैंने पहले बताया वही
कि सवाल करते हुए सब चीजें अपने सारे जिस्म के आधा खुले रखने। अब आते हैं आखिरी 18 पे, कैश सेल्स 460 भाई, माल बेचा, पैसे मिल गए, सीधे सीधे हिसाब है, रिसीट साइड है, सेल्स आ जाएंगी, सेल्स 460 और डेट है अप्रैल 18। चले भाई ये भी एंट्री हो गई है। अब आते हैं 20 पे, 20 वाली एंट्री क्या बोली, पेड 392 टू समीर बाय टेलीफोन ट्रांसफर। टेलीफोन ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, ये सारी चीजें बेसिकली बैंक की बात होती है। तो हमने पेमेंट की थ्रू बैंक, हैविंग डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। और से देखिएगा ये एंट्री भी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज वाली है। पेड 392 समीर बाय टेलीफोन ट्रांसफर, हैविंग डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट। ये 392 की जो अमाउंट है, ये 392 में ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस हो चुका है, यानी कि ये फाइनल पेमेंट हमने पे कर दी है 392 रुपीज की। तो इसका मतलब ये है कि हमने 392 एक अमाउंट थी, एक एक्स अमाउंट लेते हैं, एक अमाउंट थी, एक अमाउंट का हमने निकाला 2%। वो जो 2% का जो आया अमाउंट, हमने उसको इस वाली अमाउंट से माइनस कर दिया, तो हमारे पास 392 की अमाउंट आ गई। तो इसमें कैलकुलेशन होगी, तो 392 की अमाउंट कैलकुलेशन होगी, कैसे बता रहा हूँ ये देखेंगे। पहले देखेंगे कि हमने 392 इसको पे किया है समीर को, तो हम यहाँ लिखेंगे समीर 392। अब आते हैं डिस्काउंट, यहाँ पर डिस्काउंट निकालना है। याद रखिएगा भाईजान कि 392 में 2% डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि यार एक अमाउंट थी, एक अमाउंट थी, उसका 98% जो है वो उसका बनता है 392 का। 98% क्यों? क्योंकि 2% डिस्काउंट है तो 2 माइनस कर दिया। हमेशा अमाउंट 100% होती है, उसका 2% डिस्काउंट, इसका मतलब एक अमाउंट थी, उसका 98% हिस्सा जो है वो 392 बन रहा है। तो मैंने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली, x मल्टीप्लाई बाय, एक अमाउंट नहीं पता तो अमाउंट को अज्यूम कर लिया x है, x मल्टीप्लाई बाय 98% इज इक्वल्स टू 392। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई है, वहां जाके इसको भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 392 डिवाइडेड बाय 98। तो 392 डिवाइड बाय 98% करो, आंसर बताओ जल्दी से। 392, ये कॉन्सेप्ट था। जब तक कैलकुलेशन आ रही है इसके बाद हम जरा दूसरी एंट्री को देख लें, बस ये एक गेम था। तो गौर से देखिएगा, इस सवाल को बहुत गौर से पढ़ना है कि हैविंग डिडक्टेड लिखा हुआ है, ये हैविंग डिडक्टेड कीवर्ड हमने पकड़ा और हमने उससे सीखा। अब आते हैं आगे, आगे वाली एंट्री क्या बोलिए 25, अ चेक फॉर कमीशन रिसीवेबल्स 115 वाज पेड इनटू द बैंक अकाउंट। चेक मिला भाई कमीशन रिसीवेबल का, डायरेक्ट बैंक में डाल दिया, तो यहाँ लिखूंगा कमीशन, यहाँ लिखा मैंने कमीशन, एक मिनट लिखूंगा, कमीशन के पैसे मिले मुझे 115 जो मैंने डायरेक्ट डाल दिए अपने बैंक अकाउंट में, और ये डेट थी 25 की। जी क्या है अमाउंट, 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये एक अमाउंट थी जिसके हमने 2% डिस्काउंट दिया, तो हमें अमाउंट आई 392 की। आप खुद तसल्ली कर लें कि 400 का अगर 2% निकालते हैं तो ये हमें जो डिस्काउंट मिला है क्या वो 8 मिला है, तसल्ली करके देख लो। उसके बाद 400 मल्टीप्लाई बाय 2% करो, 400 मल्टीप्लाई बाय 2%, अमाउंट निकालो, आंसर आएगा 8, और फिर 8 को उससे माइनस करोगे तो अमाउंट आएगी 392। 8 आ रहा है, तो ये हमारा, तो हमारे पास 400 की अमाउंट थी, हमने उसको पे किया 392, विच मीन्स कि हमने उसने हमें बेसिकली 8 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो ये आ गया डिस्काउंट रिसीव। समीर वाली एंट्री हो गई है, समीर वाली एंट्री थी 20। चले भाई डेट भी डाल दी है, आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। 25 वाली एंट्री भी हो गई, 18 वाली भी हो गई, 29 पे आते हैं। पेड 285 टू रफाइल बाय कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 300। हमने पे किया 285 रुपीज, देने थे 300 रुपये, ऑब्वियस बात है 15 रुपये का डिस्काउंट मिल गया और पे किया है, तो इसका मतलब ये पेमेंट साइड में आएगा, 15 रुपये का डिस्काउंट मिला और हमने पे करने थे, ये आ गया इसका नाम रफाइल, और ये एंट्री हो गई 29। तो ये आपकी कैशबुक का पूरा सवाल अब यहाँ पर हल हो गया है। इसकी बैलेंसिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड में कोई आइटम नहीं है, डिस्काउंट अलाउड बिल्कुल खाली है, डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट है और बाकी ये सारी चीज अमाउंट है। पहले हम क्या करेंगे कि कैश, अच्छा एक और चीजें भी देख लें कि यहाँ पर बैलेंस बीडी भी दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक का दोनों का डेबिट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव साइड है। ठीक है, आ जाए प्लस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कैश का डेबिट साइड और कैश का क्रेडिट साइड, पहले इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है भाई। ऑब्वियस बात है सर, कैश का डेबिट साइड बड़ा है, तो 135 प्लस 460, 135 प्लस 460 का अमाउंट बताओ क्या आ गया, 595, यानी कि 595 टोटल करना है दोनों का। 595 में से हम ये जो अमाउंट है 42 की, इसको माइनस कर देंगे। जी भाई माइनस करो, आंसर बताओ। 42, यस, बैलेंस CD 553, सही है। डेट्स लिख रहा हूँ, डेट्स आराम से लिखूंगा, चलें।
अब आते हैं, ये देखते हैं कि बैंक की साइड कौन सी है। बैंक की डेबिट साइड ये रही भाई, बैंक की डेबिट साइड, बैंक की क्रेडिट साइड। तो बैंक की डेबिट साइड में जो प्लस करो 920, 410, 115, 1445 सही है। और प्लस करो 798, अलग अलग 798, जल्दी जल्दी 798, 392, 285 जी 1475। तो क्रेडिट साइड हैवियर है तो 1475, 1475 लिख दिया भाई। 1475 1 माइनस 1445, तो ये अल्लाह का भला कर आंसर आएगा 30। तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस CD 30। अब गौर से देखिएगा, हम ये सवाल कर रहे हैं बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2022, यानी कि जो अगला साल होगा उसमें बैलेंस जो BD आएगा वो 1 मई 2022 का आएगा, और साल आपका खत्म हो रहा है अप्रैल 2022 को, यानी कि 30 अप्रैल 2022 को आ रहा है। तो यहाँ पर जो डेट डलेगी वो डलेगी 30 अप्रैल 2022 की, और यहाँ पर भी डेट डलेगी 30 अप्रैल 2022 की, ये साल का क्लोजिंग है। अब आते हैं, अगर CD इसका इधर है कैश का, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, कैश का CD इधर है तो BD ऑब्वियसली बात है सर इधर होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ भी लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन 553 और 30। अब बैलेंस ये देखें, ये जो 30 है ये इसका अमाउंट है, कि बैंक का बैलेंस कैरीड डाउन उधर है तो ब्रॉट डाउन इधर है, अगले साल का ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग है। इसी तरह कैश का कैरीड डाउन क्लोजिंग तो फिर ब्रॉट डाउन, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर डेट आ जाएगी 1 मई 2022, यानी कि अगले साल की ओपनिंग डेट 1 मई 2022। ये सारा चीज हो गई, हमने डिस्काउंट की कैलकुलेशन नहीं की। 48 प्लस 8 करो 50 हो गया, 50 प्लस 15 करो 65 आंसर आ गया। तो इसकी भी कैलकुलेशन टोटल कर ली, यानी कि सिर्फ डिस्काउंट को हमें टोटल करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये इसका पूरा सवाल था, उसके 11 मार्क्स आपको मिल चुके। ये डिस्काउंट पूरा कैश बुक का फुल फ्लैग सवाल था, जिसमें थोड़ी बहुत इसने गेम की थी, एक तो ये ड्यू वाली सवाल में और दूसरा ये परचेजेस वाले सवाल में। तो आई होप आई एम क्लियर, सारे लड़कों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये पूरी कैलकुलेशन पूरी वर्किंग आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और साथ साथ करनी भी पड़ेगी। आते हैं भाई आगे आते हैं, आप क्या बोल रहे हैं। पीटर हैज रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट फॉर अप्रैल, ही इज यूजिंग इट टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड टू अपडेट हिज कैश बुक। अच्छा भाई याद रखिएगा, ये इसमें इसने कैश बुक के बाद थोड़ा BRS का कॉन्सेप्ट पूछा है, BRS की थोड़ी बहुत थ्योरी, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। अब ये बनती कब है, तो जरा पहले हम थोड़ी सी इसकी थोड़ी गुफ्तगू कर लें। याद रखिएगा भाई, पहले बनती है, दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक बनता है कैश बुक, एक बनती है बैंक स्टेटमेंट। थ्योरी पूछी है तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूंगा, जो आपको टू द पॉइंट बात करूंगा। कैश एक होती है कैश बुक, एक होती है बैंक स्टेटमेंट। एक हम बना रहे हैं कैश बुक, बैंक बना रहा है अपनी बैंक स्टेटमेंट। साल के एंड में कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं हुई, जब मैच नहीं होती तब बनती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, बैंक स्टेटमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है बैंक का, और कैश बुक जो है वो डॉक्यूमेंट है हमारा। सही है भाई। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बैंक ने डाली होंगी, मैं भूल गया हूँ, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैंने लिखी होगी, बैंक ने नहीं लिखी होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जाके BRS में, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्ट होती हैं। चल अब देख रहे हैं यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, जरा टिक मारना है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, यानी कि टिक टैक तो खेलना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आते हैं, प्लेस अ टिक टू शो ईच ऑफ आइटम, ये कि भाई ये सारी आइटम कहाँ बिलोंग करती हैं, कैश बुक में या फिर BRS में। आते हैं भाई, देखा भाई बैंक चार्जेस, याद रखना भाई, बैंक जो है ना हमेशा अपने ना सर्विस चार्जेस काटता है। तो बैंक ने उसके अकाउंट से सर्विस चार्जेस काट लिए, बैंक ने फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट से सर्विस चार्जेस काट लिए और मुझे इसने नोटिफिकेशन दे दी, मगर मैं कामों में इतना मसरूफ था कि मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखी, मैंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। बैंक ने चार्जेस काट लिए तो इसने मतलब बैंक ने अपनी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब साल के एंड में देखूंगा तो साल के एंड में गड़बड़ हो जाएगी। तो इस गड़बड़ को मैं खुद सही करूंगा, और जब मैं खुद सही करूंगा तो मैं बनाऊंगा अपडेटेड कैश बुक, कैश बुक का एक अपडेटेड वर्जन बनाऊंगा। और याद रखना भाई, कैश बुक में क्या ये डिडक्ट होगी, यानी कि क्या डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। बैंक चार्जेस अगर वो काट रहा है, बैंक चार्जेस वो काट रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है मेरे अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं, तो मेरी कैश बुक का बैलेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। सर सिंपल सी बात है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने टिक मार दिया। यहाँ पर हम एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी भी जाएंगे कि यार BRS में तो आ ही नहीं सकता ना, बैंक स्टेटमेंट तो आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि बैंक तो डॉक्यूमेंट उसका है, तो बैंक ने रिकॉर्ड तो किया हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट में आएगा। तो हमने हमारे डॉक्यूमेंट में देखा कि हाँ भाई डेबिट है क्रेडिट है, दिमाग लगाया, प्लस माइनस की गेम खेली और आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं डायरेक्ट डेबिट फॉर रेंट। इसका क्या मतलब है कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि भाईजान
मेरे अकाउंट से फला फला तारीख को इस बंदे के अकाउंट में आप रेंट पे कर देना। मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी थी, तो बैंक ने रेंट पे कर दिया XYZ के अकाउंट में, मेरे अकाउंट से। मेरे अकाउंट से पैसा चला गया, मुझे नोटिफिकेशन आई, मगर मैंने चेक नहीं की भाई, मैंने वो देखी नहीं, और मैं अपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मैंने लिखी नहीं। बैंक ने अपनी स्टेटमेंट लिखी है, मैंने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो अब मैं इसको सही करने के लिए अपडेटेड कैशबुक में रिकॉर्ड करूंगा, और ऑब्वियस बात है सर, रेंट दूंगा तो पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो अपडेटेड कैशबुक हो जाएगी क्रेडिट। बेसिक सीन। अब आते हैं आगे। चेक पेड टू अ सप्लायर बट नॉट येट कैश्ड। गौर से देखिएगा भाई, हमने चेक पे किया सप्लायर को, हमने चेक पे किया सप्लायर को, तो हमने अपनी कैशबुक में डाल दिया कि हाँ भाई पेमेंट हो गई, मगर वो बैंक में अभी तक कैश ही नहीं हुआ है, तो मेरी स्टेटमेंट से माइनस तो हो चुका है, मेरी स्टेटमेंट से माइनस तो हो चुका है, मगर बैंक स्टेटमेंट में अभी वो आया नहीं है। तो अब बैंक स्टेटमेंट में जब वो आएगा, वो कैसे आएगा, जब मैं BRS बनाऊंगा तो मैं उस गलती को सही करूंगा, तो जब बैंक में आएगा तो क्या ये बैंक को डिडक्ट करेगा, ये ऐड करेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, डिडक्ट करेगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं थी। प्लस माइनस का गेम है, कोई इतना कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बच्चों वाली चीजें, 2 क्लास वाली चीजें। आते हैं आगे। चेक फॉर कमीशन रिसीव डिसऑनर्ड। गौर से देखिएगा, मुझे चेक आया भाई, और वो चेक डायरेक्ट बैंक में फॉल हो गया, सही है भाई, चेक आया, वो डायरेक्ट बैंक में फॉल हो गया, सही है। मैंने बोला बट ठीक है यार, डन हो गया, चेक आया मेरे पास, मैंने अपनी कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ यार चेक आ गया, तो अपनी कैशबुक में मैंने डेबिट बैलेंस को बढ़ा दिया, मगर बाद में वो चेक हो गया डिसऑनर्ड, यानी कि चेक हो गया बाउंस। तो जो मैंने वो डेबिट किया हुआ था अपनी चीज को, वो मुझे पैसे तो नहीं मिले, वो मेरे पैसे, तो डेबिट जो मैंने किया हुआ था वो तो मैंने गलत किया हुआ था, तो उस डेबिट से निकालूंगा मैं, क्योंकि डिसऑनर हो गया चेक, तो डेबिट से मैं क्या करूंगा, अपने कैशबुक को क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल सी बात है। अगर सर सिर्फ ये चेक मिल चुका होता तो ये डेबिट पे ही आता, मगर अभी ये हो गया डिसऑनर्ड, तो इस वजह से मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये गेम थी। अब आते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। भाई डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिला आपको, जब डिविडेंड मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, डिविडेंड मिल गया, आपके डिविडेंड आ गया आपके डायरेक्ट अकाउंट में, ऑब्वियस सी बात है भाई। आपने अगर कैश जो शेयर्स वगैरह लिए होते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देते हो कि भाई अगर इनके डिविडेंड वगैरह देना है तो कैसे देंगे आप, तो डिविडेंड हमें रिसीव हो गया, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया भाई, तो BRS में तो आ चुका है, मतलब BRS में भी वापसी लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट एडेड है। तो डिविडेंड अब मैं लिखूंगा अपनी किताबों में, यानी कि अपनी किताब यानी कि अपडेटेड कैशबुक में लिखूंगा, और अपडेटेड कैशबुक में क्या ये मेरे बैलेंस को बढ़ाएगा या कम करेगा? ऑब्वियस बात है सर, इनकम है, रिसीव हुई है, तो मेरा बैंक अकाउंट प्लस करेगा, तो ये आ जाएगा डेबिटेड टू कैश बुक, और ये आपको 5 मार्क्स इसके मिल गए। 11 मार्क्स की वो हो गई कैश बुक, एंड देन इसके बाद 5 मार्क्स का आपको ये इसने चीज पूछी। अब आते हैं 4 मार्क्स का इसने अकाउंट पूछा है, और से देखिएगा ये अकाउंट क्या है। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ राहत इन द लेजर ऑफ पीटर। याद रखना, पीटर की किताब में राहत का अकाउंट, ऊपर जो बंदा लिखा है ना वो उसकी किताब होती है, उसकी किताब में राहत का अकाउंट, और पीटर मैंने आपको पहले ही अज्यूम कर लिया है सवाल में, जब पहली बात मैंने बोली कि अपने आप को अज्यूम कर लेना कि आप लोग पीटर हो, कि मेरी किताब में राहत का अकाउंट। अब मुझे ये फिगर आउट करना है, और राहत का बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अब मुझे ये फिगर आउट करना है राहत मेरा कौन है भाई, मेरा कस्टमर है, सप्लायर है, तो पहले फिगर आउट ये करते हैं। बड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ी गंदगी हुई है तो मसले वाली बात नहीं है, चलें थोड़ी सफाई करें। अब मुझे देखिए भाई, मुझे राहत वाली चीजें चाहिए, तो सर मैं राहत वाली चीजें ढूंढता हूँ, बाकी चीजें मेरी कोई काम की नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई राहत दूसरी एंट्री में है, हाँ भाई राहत 15 वाली एंट्री में, तो राहत जो है बेसिकली 2 8 बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ मुझे 2 3 और 15 वाली गेम करनी है। बाकी यहाँ पर समीर है, समीर भाई का कोई काम नहीं है, रफाइल का कोई काम नहीं है, बस मुझे राहत का काम करना है, तो मैं राहत की सारी चीजें उठाऊंगा और आगे की उसके बाद खिलवाड़ शुरू कर दूंगा। तो गौर से देखिएगा भाई, एंट्रीज बनाऊंगा, एंट्रीज में गेम खेलूंगा। पेड 798 टू राहत बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट 840। राहत को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि राहत जो है वो मेरा सप्लायर है, कि मैं उससे अगर माल खरीद रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है पेमेंट कर रहा हूँ, तो राहत मेरा है सप्लायर। सप्लायर का मतलब मैं उससे माल खरीद रहा हूँ, तो मैं उसके लिए हुआ पेएबल। समझ आ रही है तक? मतलब कि मैं हुआ पेएबल, वो हुआ रिसीवेबल, मतलब मेरा मतलब ये कि मैं हुआ पेएबल और वो हुआ रिसीवेबल, इसका मतलब ये है कि मेरे लिए ये लायबिलिटी है, तो दैट इज वाई इस लायबिलिटी की वजह से उसका बैलेंस जो था वो क्रेडिट में पड़ा हुआ था, क्योंकि लाइबिलिटी मुझे पे ऑफ करनी बाकी थी 840 रुपए। आते हैं भाई और देखते हैं। पेड 792 राहत बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ 840, कि राहत को मुझे पैसे पे करने थे 790 840 मैंने पे किया थी उसको 798। अब याद रखना इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, डबल एंट्री से गेम बनेगी कि मैं उसको पे कर रहा हूँ, बैंक हो जाएगा क्रेडिट, मैं उसको पे कर रहा हूँ 798, और बाकी जो 42 है वो है मुझे मिला है डिस्काउंट, और वो मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड डिस्काउंट रिसीव इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड 42।
तो बैंक भी कम हो रहा है तो बैंक भी क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो मुझे मिल रहा है तो ये मेरी इनकम हो गई तो ये भी क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा सर? ऑब्वियस बात है राहत हो जाएगा, क्योंकि राहत की लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी है वो मैं पे ऑफ कर रहा हूँ। लाइबिलिटी मेरे पास से जा रही है, इसका मतलब लाइबिलिटी गिर रही है, और लाइबिलिटी जब माइनस होती है तो डेबिट होती है। तो इसका आंसर आ गया 840 सर, 840। तो ये इसकी एंट्री बनी कि राहत भाई डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 42 से, बैंक आ गया 798 से क्रेडिट। तो इसका मतलब राहत जो है यहाँ पर हो रहा है डेबिट, तो सर अपने अकाउंट में भी क्या होगा? डेबिट होगा। किन दोनों की वजह से? इन दोनों की वजह से। तो अब मैं उठा के इस एंट्री को उठा के बस पोस्ट करूंगा। तो याद रखना लेजर जब भी आएगा आप एंट्रीज बनाएंगे, एंट्रीज बना के उठा के पोस्ट करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये थोड़ा सा हैंग कर गया। तो ये एंट्री थी, अब ये एंट्री को उठा के पोस्ट करूंगा। याद रखना दो चीजें, 3 वाली और 15 वाली, बाकी कोई राहत का काम नहीं है। तो ये वाली एंट्री बना दी, यहाँ पर राहत हो रहा है डेबिट, तो अपने अकाउंट में भी डेबिट हो जाएगा। किस किस के नाम से? डिस्काउंट रिसीव के नाम से हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड बैंक। बैंक था 798, डिस्काउंट था 42 का, और ये डेट थी अल्लाह आपका भला करे अप्रैल नंबर 3, अप्रैल 3 की ये डेट थी। डेट्स गौर से लिखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि +1 फॉर डेट्स होता है। अक्सर सवालों में डेट्स भी मार्क्स होते हैं, +1 फॉर डेट्स। चले भाई 3 हो गई, 3 के बाद आते हैं 15th एंट्री पे। 15 क्या बोल रहा है गौर से देखिएगा। परचेजेस गुड्स लिस्ट प्राइस 320 ऑन क्रेडिट सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम राहत। कि भाई मैंने उससे माल खरीदा, ऑब्वियस बात है मैं जब माल खरीद रहा हूँ तो मेरा वो सप्लायर है, मेरी लाइबिलिटी है, मैंने पहले ही गुफ्तगू कर ली है। परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 320, 320 रुपए की लिस्ट प्राइस थी कि 320 रुपए वो मुझसे मांगता है, मगर उसने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का। 10% का जब ट्रेड डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब मुझे 32 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देगा। और याद रखना ट्रेड डिस्काउंट की कहीं जगह नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट की किसी किताबों में जगह नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहता है कि हाँ यार ट्रेड डिस्काउंट को मेरे पास भेज दो, मेरे पास उसके लिए बहुत जगह पड़ी है। नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? बंदा आया मेरे पास, उसने मेरे से माल परचेज किया, तो उसने बोला यार कुछ मोहब्बत तो करो, डिस्काउंट दो। तो मैंने वो डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ परचेज दे दिया वो मैं रिकॉर्ड अपनी किताबों में नहीं करूंगा। तो 320 लिस्ट प्राइस थी, 10% जब डिस्काउंट दूंगा तो 32 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। तो इसका मतलब ये कि अब जो मैं पैसे इसको पे करूंगा 320 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 288 रुपीज की मैंने उसे परचेज कर ली। अब एंट्री क्या बनाऊंगा सर? सिंपल एंट्री है, परचेज डेबिट राहत क्रेडिट, क्योंकि मैं अपनी अकाउंट में अपनी किताबों में बना रहा हूँ। तो परचेज डेबिट अमाउंट कौन सी आएगी सर? अमाउंट आ जाएगी 288, क्योंकि भाई आपने बताया ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है, कोई किसी के दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। सही है भाई। तो अब यहाँ पर परचेज डेबिट हो गया, राहत हो गया क्रेडिट। तो राहत हो जाएगा क्रेडिट, तो राहत के अकाउंट में मैं लिखता हूँ क्रेडिट पे। राहत भाई कहाँ चलेगा? ये रहे, राहत आ गया क्रेडिट पे, राहत बोलना सॉरी, परचेजेस, परचेज आ गया 288, और ये डेट थी अप्रैल 15, राइट राइट, अप्रैल 15 की डेट थी। चले भाई ये समझ आ गया। और ये बैंक वाली जो डेट थी ये भी अप्रैल 3 की डेट थी। तो अब इसको प्लस करता हूँ, और इसकी बाकी राहत की और कोई चीज़ें नहीं है, रफाइल समीर वाला काम मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग ने सिर्फ लड़के ने मुझे सिर्फ पूछा है कि भाई राहत का बनाओ, सबका एक ही भाई राहत भाई के बारे में बताओ, तो मैंने उसके बारे में बता दिया है। तो अब इसको मैं प्लस करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। तो 840 प्लस 288 करूंगा तो ऑब्वियस बात है ये वाली साइड ज़्यादा हैवियर है। तो बैलेंस बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी 840 प्लस 288, वेट एक सेकेंड, 840 प्लस 288, ये आ गया 1128 1128 1128 में से मैं माइनस करूंगा 42 माइनस 798, 288 का बैलेंस बच गया है। तो 288 बैलेंस सी डी एंड 288 बैलेंस बी डी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, डेट तो डाल दूं। तो याद रखना भाई आखिरी क्लोजिंग डेट कौन सी है? ऊपर पढ़ के आए 30 अप्रैल 2022, यहाँ लिखा हुआ भी है 2022, और फिर अगले साल की 1 मई 2022। ये देख लो सवाल खुद बोलता है भाई। सर मैं आप खुद से कैसे कर रहे हैं? सवाल खुद बोल रहा है बेटा, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई 2022 के ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 मई, यानी कि जो साल का अगला दिन है। तो ये सवाल था खूबसूरत सा। तो बेसिकली यहाँ पर परचेज का अकाउंट हमने बना लिया। बेसिकली जो परचेज बंदा जो हमारा लड़का था जिसे मैं माल खरीद रहा हूँ, तो ये राहत भाई था, राहत भाई से हमने सारी चीज़ खरीद ली और सारी चीज़ का अकाउंट का हिसाब किताब कर दिया। एक चीज़ हमने ये सीखी कि ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं है, किसी के दिल में जगह नहीं है ना भाई, नहीं है उसके दिल में जगह, तो यहाँ पर भी जगह नहीं है ट्रेड डिस्काउंट की। तो ये सारा सवाल था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है।
25 मिनट्स ऑलमोस्ट लग गए, मगर ये कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो याद रखना भाई, ऐसे सवालों को, ऐसे खूबसूरत बेसिक सवाल अकाउंटिंग वाले सवाल को एग्जामिनर जो है थोड़ा सा चाहता है कि मैं इतनी आसानी से मार्क्स ना दूँ। तो आपको अपनी आंख नाक कान खोल के सवाल देखना है और ये सवाल अटेम्प्ट करना है। और बाकी जो मेरे लड़के हैं ये वाले सारे उमर बॉय वगैरह, भाईजान ये सवाल प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा, मैंने क्लास में भी करवाया था, ताकि ये है कि इसका मामला क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह इसी अगली रिकॉर्डिंग में। अस्सलाम वालेकुम।